आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का वीडियो मेरा हिंदुस्तान के 4 बड़ी बड़ी इस्लामी तंजीमें, जिसमें तबलीग जमात, अहले वल सुन्नत जमात, जमात इस्लामी हिंद, अहले हदीस और दीगर जो भी हैं, इसी तरह से तमाम देश भर के मस्जिद के जो कमेटी होती हैं, जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान होते हैं, सदर होते हैं, उनके नाम बना रहा हूँ। हमने देखा है सेक्टर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक और मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्टों के मुताबिक इस देश का मुसलमान हर मामले में, तमाम शोबे जात में बिछड़ कर रह गया है। और इस कदर बिछड़ कर रह गया है कि इस मुल्क में हमारे जो दलित भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, जो कभी बहुत गरीबी रेखा में आया करते थे, उनके हम मसावी हो गया है, उनके लेवल में आ गया है कि उनसे निचले स्तर पर जीवन गुजारने पर मजबूर है। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में 10 या 15% मुसलमान ठीक ठाक होंगे, बाकी का हाल ये है। और ये कमीशन की रिपोर्ट है। और आज देश को आज़ाद होकर 75 साल हो रहे हैं। तो अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि 75 सालों में मुस्लिम लीडरशिप क्या कर रही थी, मुस्लिम तंजीमें क्या कर रही थी, मुस्लिम संगठन क्या काम कर रहे थे। और हम देखते हैं, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, जो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं और यहाँ की जमहूरियत को बचाने की दुहाई देते हैं, तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा था? आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे काबिल थे। आप तो आम माशरे से जो लोग जीते हैं, उनसे ज़्यादा आपकी गहरी वसी नज़र होती है कि देश में क्या चल रहा है। तो सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी बात कि मुसलमान, इस देश का मुसलमान इतना बिछड़ते बिछड़ते रह गया है और उस समय आपकी कोई ठोस नुमाइंदगी नहीं हुई। बयानात तो बहुत आते होंगे, क्योंकि हमने भी देखा है, बारहा देखा है, मुख्तलिफ स्टेट से बयानात आते हैं। लेकिन सवाल ये है, वो बयानात का भी क्या फ़ायदा, ऐसे स्टेज का भी क्या फ़ायदा कि जहाँ पर आवाज़ तो बुलंद हो रही है लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? ठीक है, पॉलिटिकल लोगों की बात समझ में आती है, एक उनके विवाद रहते हैं, अपोजिशन पार्टियाँ रहती हैं, कुछ राजनीति होती हैं, कुछ सियासत कारफरमा होती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं और तमाम पॉलिटिकल लोग जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ जानती हैं कि ये लोग राजनीति से दूर हैं, ये मानवता के लिए काम करते हैं, ये इंसानियत के लिए काम करते हैं, ये अमन शांति के लिए काम करते हैं, ये सब धर्म समाज के लिए काम करते हैं, ये देश की अखंडता एकता के लिए काम करते हैं। सवाल ये है कि आप जैसे मोतबर काबिल एहतराम लोगों की आवाज़ की भी अगर तवज्जो न दी जाए तो ये बहुत काबिल मज़म्मत और शर्मनाक बात है। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इसका मुसाहिबा हमें करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। खैर, अगर मैं तफसीलात में जाऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन जाएगा, इसलिए मैं अपने असली मौजू की तरफ आता हूँ। इस वक्त मैं सीधे तौर पर इस देश की सबसे बड़ी जमात तबलीग जमात से मुखातिब हो रहा हूँ, उनके ज़िम्मेदारों से मुखातिब हो रहा हूँ। हमने देखा है कि मुल्क आज़ाद हुआ जब से आज तक तबलीग जमात की जो एक्टिविटी रही, जो उनकी कारगुजारी रही, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रही। उसकी जितनी सताइश की जाए कम, क्योंकि हमने कई ऐसे वाक़यात को देखा है कि देहातों में, ग्रामीण में ऐसे मुसलमान जिनको कलमा पढ़ना नहीं आता था, ये तबलीग जमात की एक मेहनत है, इन कोशिशों का नतीजा है कि वो लोगों को कलमा पढ़ना जो नसीब हुआ, उनको नमाज कैसी पढ़ते, गुस्ल कैसा करते, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा क्या है, सुन्नत रसूल क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, ये पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का उनको बेहतरीन इतने सालों से मौका मिला। और शायद उनकी बड़ी खिदमत रही, हम तो उसको गोया अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और आपको सलाम करते हैं कि आपकी जो खिदमत रही, जो आप पैदल जो तो थैली बोरिया लेके नंगे पाँव टूटी फूटी चप्पल से देहातों में ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ जाना मुश्किल है, आपने वो खिदमत अंजाम दी है। और हमेशा आपने एकता का, अमन का, भाईचारे के लिए भी बहुत खिदमत अंजाम दी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का एजुकेशन में तनाज़ुर है वो बहुत कम है। और एक आज से 12-13 साल पहले का सर्वे रिपोर्ट थी कि मुसलमानों का 4% बच्चा अरबी मदारिस में पढ़ता है और 96% तबका बाहर पढ़ता है। तो उसके पर हमारी कोई तवज्जो नहीं।
तो मेरे एक जहन में कुछ बात आ रही थी। मैं बड़े एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं आपके सामने कुछ बात पेश करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं तबलीगी जमात का दायरेकार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब खैर दुनिया की बात छोड़ दीजिए मैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई देहात छोटे से छोटा है ऐसा नहीं है कि जहाँ तबलीगी जमात के लोग जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं, दीन की मेहनत नहीं करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, बुराई से, हर बुराई से रोकने की कोशिश करते हैं, उनको दीन की दावत देते हैं, एक अच्छा और नेक इंसान बनाने के लिए शब और रोज़ दिन रात काम करते हैं। तो हमने देखा है कि तबलीग जमात के अंदर ये 2-5 साल पहले मैं देखा हूँ कि अलग अलग जमातें भी एक ग्रुप कह सकते हैं, जैसा डॉक्टरों की जमात, इंजीनियरों की जमात, ड्राइवरों की जमात, एक हल्के बना के करते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी थी उनकी जमात, टीचर हल्के की जमात, ऐसे हल्के हल्के की जमातें भी लेके चलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, खैर वो आपकी मनसूबबंदी है, हम उस पर क्या कहें ज़्यादा। लेकिन क्या तबलीगी जमात पूरे देश में जब घूमती है, इनके पास लाखों वॉलंटियर्स हैं, बोले तो खिदमत सेवा देने वाले हैं, जो बेलौस सिर्फ इंसानियत की बका के लिए काम करते हैं। तो क्या तबलीगी जमात एक ऐसा यूनिट तैयार नहीं कर सकती पूरे देश में? तमाम ज़िले के अंदर, तमाम सूबों के अंदर, तमाम राज्यों के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका जिसके पास रजिस्टर हो। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मैं तबलीग जमात के जिम्मेदारों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ, जैसा गंगापुर है, वैजापुर है, सिल्लोड़ है, ये 3-4 हमारे ग्रामीण आते हैं। यहाँ के जिम्मेदार के पास एक रजिस्टर हो कि भाई यहाँ पर कितने मुसलमान गरीब हैं, सत्य गुर्बत से जी रहे हैं, जो पढ़े लिखे से दूर हैं। अगर आप ऐसी दस्तावेज़, ऐसी मालूमात अगर इकट्ठा करते हैं और मरकज़ पे ला के देते हैं और उनके लिए कुछ कोशिशें करते हैं तो कितनी बड़ी खिदमत होंगी। मैंने कई बार मैंने बेतकल्लुफ़ तबलीग जमात के ज़िम्मेदार से बात की कि भाई क्या बात है, आप और भी शोबे जात में आगे बढ़िए। तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो बड़े हैं उनका कहना है कि भाई इन बातों पे अमल किया जाए, हम उस पर अमल करते उसके आगे जाते नहीं हैं। खैर उसमें जो भी आपकी बात है हम क्या कहें, लेकिन इतना तो सही है, अरे कड़वा सच है कि तबलीगी जमात के तमाम जिम्मेदारान अगर पूरे भारत में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में, पूरे शहरों में कम से कम एजुकेशन पे तो काम करो। 75 साल हो गए, ठीक है आप सियासत में नहीं आते या कोई और बात है, हम आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन में अगर काम करते हैं, और खाली मुसलमानों के लिए क्यों, हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, ग्रामीण में बहुत बुरे हाल है। एक गांव जब गरीब होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ मुसलमान अमीर है बाकी सब गरीब है, या ऐसा नहीं कि वहाँ कोई अलग समाज अमीर है मुसलमान गरीब, ऐसा नहीं है। जब कोई गांव गरीब होता है तो उसमें दलित क्या, मुसलमान क्या, आदिवासी क्या, सभी गरीब होते हैं। सिर्फ चंद लोग जो ज़मींदार होते हैं बस वही थोड़े ठीक ठाक होते हैं, तो हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं। तभी जमात के जिम्मेदारों से अपील है कि आप एक यूनिट ऐसा भी बनाइए, जैसा आप जून आ रहे हैं तो आपके पास पूरे इंडिया लेवल पे एक ऐसा वो होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं, कितने ताल्लुक़े हैं, कितने ग्रामीण हैं, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी क्या है, तालीम का तनासुब क्या है, वहाँ की माशी हालत क्या है। और सबसे बड़ा मसला माशियत क्या साहब, मुसलमान गरीब है, क्या करेंगे। तो क्या ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे पास कि भाई औरंगाबाद के अंदर एक मरकज़ के अंदर सिर्फ एजुकेशन, कोई राजनीति नहीं, कोई सियासत नहीं, सिर्फ एजुकेशन, तो इसमें कोई भी धर्म समाज का हो हम सबको फ़ायदा पहुँचेंगे। कोई गांव में अगर 100 लोग मुसलमान गरीब है, उसके साथ अगर हमारे 10 हिंदू भाई भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ी जाति की भी है, हम उनको उनको भी फ़ायदा पहुँचाने का काम करें। और हमारे पास सिस्टम है, और हम इसके साथ साथ हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, चंदे का निज़ाम है, आतियात का निज़ाम है। ज़रा तस्वुर कीजिए, मैं बड़ा झंझोड़ के आपको कह रहा हूँ, बड़ा झंझोड़ के कह रहा हूँ। अब तक तो ये देखा आया, हम ये सुनते थे कि भाई हमारे बड़े हैं, जो फैसला करे वो सही है, भाई हमारे बड़ों को सबसे ज़्यादा समझता। और हम भी आज सुनते सुनते आज हमारी उम्र 52 साल हो गई, लेकिन आज इस उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद ये एहसास होता है कि जब वाकई हमारे इतने बड़े बाशऊर थे तो आज मुसलमानों का हाल क्यों हुआ। मैं आप पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं पहले कह रहा हूँ कि आप उलमा इकराम है, उलमा इकराम अंबिया के वारिस होते हैं, आपका अदब एहतराम हम पे लाजिम है, वाजिब है। लेकिन सवाल उठ के आ रहा है, किसने रोका है आपको कि आप एजुकेशन पे काम मत करो। ठीक है, आप राजनीति मत करो, कि कोई पार्टी में शमूलियत इख्तियार मत करो, कोई पार्टी की वाहवा मत करो, आप करते भी नहीं है, लेकिन एजुकेशन, क्या हम इसके साथ एक एजुकेशन का यूनिट लेके चलेंगे पूरे भारत में?
हम ये हमारा अभियान रहेगा, हमारी एक सोच रहेगी कि तमाम देश में चाहे किसी धर्म जाति का हो, वो अनपढ़ ना रहे, वो क्वालिफाइड रहे, वो 12वीं पास रहे, वो ग्रेजुएशन रहे। क्या हम इस पर नहीं काम कर सकते हैं कि इस पर आपको कोई गवर्नमेंट की पाबंदी आ जाएंगी? इसके साथ अगर आप जोड़ लीजिए कि नहीं हम ये काम करेंगे तो भाई गवर्नमेंट की नजर रहेंगी हम पे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए कह रहा हूं साहब कि आज मुसलमान बहुत बिछड़ के रह गए हैं। आज अगर कोई कंपनी ने वैकेंसी निकाली ना कि आओ शहरों को छोड़ दीजिए, लेकिन ग्रामीण में जाइए आप, कोई मैट्रिक फेल मिलेगा, कोई आरटी पास मिलेगा, कोई 12वीं फेल मिलेगा, नहीं जा पा रहे। बहुत सी बातें हैं, कई तालीम मेयार कमजोर है, कई अधूरा तालीम है, जैसा मैट्रिक फेल, 12वीं फेल, इस तरह से है। और कई अगर टेक्निकल शोबे जात की जगह निकाली तो हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में आगे नहीं है, ITI में आगे नहीं है। जाके देखो आप, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके इंक्वायरी कीजिए पूरे महाराष्ट्र में ITI कितने हैं, उसमें मुसलमानों का तनासुब क्या है मुसलमान बच्चों का, ये कौन देखेगा साहब? कि कौन देखेगा? अगर सरकार पे हम इतना भरोसा करते थे, सरकार से अगर हमारे साथ इंसाफ होता था तो आज इतने बुरे हाल क्यों होते थे? ये बुरे हाल हो रहे करके मैं वीडियो बना रहा हूं। और मसाइल हमारे हैं, तकलीफ हमको है, हमारे पेट में दर्द है, तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि इसका इलाज क्या है, हमें सोचना पड़ेगा। तो मेरी तमाम जो तबलीग जमात के जिम्मेदारान हैं, मैं आपसे आपका नाम लेकिन इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि आपके पास पूरे देश में फैले हुए लोग हैं। कोई, मैं समझता हूं पूरे देश का, भारत देश का कोई ग्रामीण क्षेत्र ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर 150 तबलीग जमात के जिम्मेदार पाए नहीं जाते जो बेलौस काम करते हैं। तो उसमें से छांटिए आप पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, जो तालीम के मैदान में एक इंटरेस्ट रखते हैं। उसमें हमारे रिटायर्ड टीचर्स है, जो कॉलेज में रिटायर होते हैं, हाई स्कूल से रिटायर होते हैं, वो लोग जमा कीजिए। कोई रिटायर हेडमास्टर है, उनको जमा कीजिए, उनको बुलाइए आप कि सर आपने पूरी जिंदगी जो है एजुकेशन में डाली, हम एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, कैसा काम करना चाहिए, सर्वे कैसा करना चाहिए, हमें आप रहनुमाई कीजिए। ऐसे लोगों के हम ताउन हासिल करते हैं, ऐसे लोगों की मदद हासिल करते हैं। सोचिए कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पर काम कीजिए। और जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, अहले वसल जमात है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है क्योंकि तबलीग जमात का नेटवर्क बहुत बड़ा है, आप पे कोई बदगुमानी नहीं है, तो आप बैक सपोर्ट में इनको कम से कम माशी सपोर्ट कीजिए। एक बोलते ना मसलक के झगड़े मीडिया आते कि भाई ठीक है भाई, क्योंकि तबलीग जमात जब कोई गांव में काम करेंगे तो ये सोच के तो काम नहीं करेंगे कि भाई तू तबलीगी है, तू अहली सुन्नत है, तू अहले हदीस, ऐसी बात तो नहीं करेंगे। सबको लेके चल रहा है। यहां तक कि मैं कह रहा हूं कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई हदीस, उनको भी लेके चलो, जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको भी सामने लेके चलो। और एक ही सोच रखो कि हमको भारत को ऐसा बनाना है कि इसमें कोई अनपढ़ ना रहे, कोई कम पढ़ा लिखा ना रहे। और क्योंकि मुसलमान काफी बिछड़ा हुआ है, इसलिए हमारा फोकस इनके ऊपर ज्यादा होना चाहिए, बेहतर तरीके से। ये करने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में मदरसों का जाल बिछा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये मदरसे ही की देन है कि आज हमको शहरों में बासानी आलिम हजरात मिल जाते हैं, हाफिज हजरात मिल जाते हैं, मुफ्ती इकराम मिल जाते हैं। काफ़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ तमाम लोग जिन्होंने मदरसे क़ायम करने में अपनी खिदमत को अंजाम दिया, कि 1 रुपये में चंदा दिया, तो वो भी मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है कि उनका 1 रुपया एक कौम मिल्लत इस्लामी के लिए काम आया। लेकिन सवाल ये है कि हम आज जो शहरों के अंदर जो हमारा जो हाल है, तालीमी निज़ाम के अंदर जो हमारा हाल है, महंगी तालीम हो गई है, महंगी तालीम हो गई है। मेरा चैलेंज है तमाम संगठन वालों को और आपसे भी गुजारिश है कि आप सर्वे कीजिए। आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी कि मुसलमान पढ़ाना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि एक औसतन क्या है, रोजी का मियार क्या है? 500 रुपये रोज, 500 रुपये रोज, कम ज़्यादा मिला के 500 रुपये रोज का एवरेज आता है। और एक मियाँ बीवी है, 3 बच्चे हैं और बूढ़े माँ बाप हैं, जिसको हम सास ससुरे पे कह सकते हैं। 7-8 का परिवार है, टूटा फूटा मकान है, आधे ज़्यादा किराए घर में रहते हैं। 500 रुपये रोज तो 15,000 रुपये महीने के होते हैं। गिरे से गिरा पकड़ ले 4,000 रुपये, झोपड़पट्टी में घर लेते हैं ना साहब, तो 4,000 किराया जाता है। लाइट के बिल मिला के सब 5,000 चल जाते हैं, बचते 10,000 है। अब 10,000 में 3 बच्चे, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, उनमें दुख सुख है, उसमें सारी बातें हैं। बताइए कैसे पढ़ेंगे? और ये जो तनासुब बता रहा ना मैं, 500 बरस का तनासुब, ये 60 से 65% क्या पास का है। क्योंकि लॉकडाउन में मेरा सर्वे रहा है, उस सर्वे को मैंने कलेक्ट किया और मैं आपको बता भी सकता हूं। अगर आप बोल रहे हैं भाई क्या
क्या आप ऐसी ख्याली बात कर रहे क्या? मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चलिए। 2 साल का मेरा सर्वे रहा है, मैं चल के डोर टू डोर बता सकता हूं। वो गलियां मुझे याद है, वो चेहरे मुझे याद है, वो घर मुझे याद है। कौन देखेगा साहब, कौन देखेगा? हर हम इसमें परेशान है, वो फिरका परस्त है, वो पार्टी कोर्ट मत दो, वो ऐसा है, वो वैसा है। हमारी पूरी सोच, पूरी तवानाई हमारी पूरी वहां जाया हो जा रही। हम जो है तो एजुकेशन पे काम करें, ये वक्त और हालात की ज़रूरत भी है। क्या हम नहीं कर सकते? मुझे जब तारीख़ इस्लाम का मुताला करता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत भी होती है, बड़ी खुशी भी होती है, कभी फ़ख्र भी होता है और कभी शर्मिंदगी भी होती है। बहुत शर्मिंदा होता हूँ जब तारीख़ का मुताला करता हूँ। एक तरफ खुशी के पल होते हैं और एक तरफ इतनी शर्मिंदगी होती है कि जब कोई तालीम का निज़ाम नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त मुसलमानों ने इस अजीम अखंड भारत पर 850 साल हुकूमत की और अपनी काबिलियत को, ताकत से, सलाहियत से एक लोहा मनवाया और अक्सरियत कौम को लेकर यहां हुकूमतें की। ये कड़वी सच्चाई है। और आज स्वरूप बदला, हालात बदले। एक बड़ी 25 करोड़ की एक आबादी इस देश में बसती रहती है और वो तालीम के मैदान में बिछड़ गए, तालीम के मैदान में बिछड़ के रह गए। और जबकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो रेल भी है, बस भी है, हवाई जहाज भी है, सारे वसाइल है, सारी दुनिया घूम रहे हैं और हम इतने बेबस तालीम के मैदान में, है ना, बिछड़ के रह गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कमीशन की रिपोर्ट है। तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना, कोई तो होगा ना। अब आप कहेंगे साहब कि मुसलमानों की जिम्मेदार, किसको कोई सवाल सोच रहा होगा। मेरा सवाल ये, जैसे मैंने आपको मिसाल बताया ना, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, क्या पढ़ेंगे, कैसा पढ़ेंगे? लेकिन मुसलमानों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का, ज़कात का एक ऐसा निज़ाम है, उसका अगर हम सही इस्तेमाल करें, यूटिलाइज अगर हम सही करें, तो ये कमी को भी हम पूरा कर सकते हैं। परेशानियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं। तो क्यों नहीं हो सका? जबकि रिपोर्टें आ रही हैं कि तालीम के मैदान में बिछड़ते 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 जा रहे हैं। हर हम इसमें खुश है, सरकार स्कॉलरशिप देती, कितनी देती है? 1000, 5000। क्या होता है? 7वीं 8वीं वालों को 1000 मिलते। 1000 में क्या होता? कभी अंदाजा लगाया आपने 1000 का पर दिन क्या होता? जो 12वीं वालों को मिलते हैं 5000 मिलते हैं। बस्ता कितने का आ रहा, कापे कितने की आ रही, यूनिफॉर्म कितने का आ रहा, कभी अंदाजा लगाए? कैसा पढ़ाना, कैसा पढ़ाए? तो बहरहाल मेरी तबलीग जमात के जिम्मेदारों से अदबन गुजारिश है कि आप कम से कम एजुकेशन के मैदान में खुल के काम कीजिए। आप खुल के, अगर सियासत की बात होती ना तो हम समझ सकते, मजबूरियां, हालात, देश की सारी बातें, लेकिन एजुकेशन में आप पे कोई दबाव नहीं है। अगर आप ये ऐलान करते हैं कि तबलीगी जमात इस देश के अंदर एक अभियान लेके चलेंगी और देश को क्वालिफाइड बनाने में मदद करेंगी, चाहे किसी भी धर्म जमात का हो, हम एक अभियान लेके चलेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे, आबादी कितनी है, गरीब घर कितने हैं, जो तालीम से वंचित कितने हैं, किसको पेन नहीं है, किसको किताब नहीं है, कोई एडमिशन क्यों नहीं करा सकता गुर्बत के मारे, हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास की कोशिश करेंगे। एक इनकलाब ला लेंगे। आप सिर्फ एजुकेशन में नौकरी मत लगाओ बड़े, लोन मत दिलाओ बड़े, कोई राजनीति की बात मत करो बड़े, मत करो आप, खाली एजुकेशन। और सरकार की योजनाएं भी आती है, सरकार से बात कीजिए कि आपके पास कर्मचारी कम है। अक्सर होता है कि सर्वे के अंदर कर्मचारी कम पड़ते हैं, सरकार भी परेशान होती है कि कैसे काम करे। सरकार को अपने आप को पेश कीजिए, ये हम आंकड़े आपको दे रहे हैं, आप मदद कीजिए, हमारी मदद लीजिए, आप कुछ सरकार से भी मदद लीजिए, कुछ हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम उसके ज़रिए से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा साहब, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज भी लोगों की सोच बनी हुई है। मेरा सर्वे है साहब कि जान दो कैसे भी टूटे फूटे मैट्रिक पढ़ा लेंगे, बच्चों को कम से कम नाम लिखने आना। गाँव को जा रहा था, बस पे देखा तो मालूम पड़ना है बस उस्मानाबाद जा रही कि बम्बई को जा रही कि गंगापुर को जा रही, इतना पढ़ने लिखने को आना। किसने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, तो लिखते पढ़ते आना। ये सोच है आज, बड़ी अक्सरियत की सोच है। ये मेरा सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट। टूटा फूटा भी आ गया तो बहुत होगा, कहाँ मुसलमानों को नौकरियाँ मिलती, कहाँ अपने को लोन मिलता। जान दो अल्लाह बहुत बड़ा है, छोटा मोटा पढ़ लिए, मतलब पुरता पढ़ लिए, कमाना खाना है, ये हमारे नसीब में लिखा हुआ है। ये गरीब माँ बाप की अल्फाज है साहब, ये मेरे अल्फाज नहीं।
तो ये क्यों हो रहा है? कोई बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा ना कि ठीक है आपने मैट्रिक पढ़ा लिया ना, 12वीं हम पढ़ाते, एजुकेशन खर्चा हम बर्दाश्त करते, आपका बच्चा काबिल है, साइज के अंदर है, तो उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश हम करते। ऐसा कहीं देखने में नहीं आया। कुछ है हमारे पास इस्लामी ट्रस्ट, इसमें कोई शक नहीं, ज़कात फाउंडेशन है, वली रहमान ट्रस्ट साहिब और दुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इनकार नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो महदूद अंदाज से है। अगर हम खुल के एजुकेशन पे काम करें तो हम क्या नहीं कर सकते। मेरी तमाम तबलीग जमात के जिम्मेदारों से गुजारिश है, जो इसके अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो टीचर हल्के से है, जो रिटायर वाले हैं, जो रिटायर हो चुके, उनसे मेरी अदमन गुजारिश है कि आप 4-4 महीने जमातों में जाते हैं। देखिए अच्छी बात है, अल्लाह की राह में जा रहे हैं, यकीन तौर से आप वो काम कर रहे हैं जिसको कलमा नहीं आता, कलमा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपकी खिदमत से इनकार नहीं है, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन अजर अता करे। लेकिन क्या वो 4 महीने की जमात को ग्रामीण में जाती है, वहाँ 2 घंटे निकाल के आप सर्वे नहीं कर सकते कि यार हम ये फला मुसलमानों की बस्ती में गए थे, हाँ उनके तालीमी हालात क्या है, उनकी माशी हालत क्या है, उसके पर हम मुनज़्ज़म तरीके से सरकार से भी नुमाइंदगी कर सकते हैं ना। वो लाके आप जो मुस्लिम लीडरान हैं, जो बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, उनको पेश करो ना। ये हमारे आंकड़े, ये हमारा रजिस्टर है। हम गंगापुर गए थे, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, गंगापुर गए थे, गंगापुर में 100 घर मुसलमानों कितने गरीब है, उनके लिए कुछ करो आप यहाँ के आमदार है, खासदार है, ग्राम पंचायत है, या जो भी है, सरपंच है, नगर सेवक है, या जो भी है, ये आंकड़े। अब आप सरकार के हिसाब से उनकी क्या मदद कर सकते हैं, करिए। ये हमारे पक्के पुख्ता आंकड़े, इतना भी करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती। अरे मालूम पड़ेगा तो जागेंगे ना, मालूम पड़ेंगे जाएंगे। वो तो भला हो सच्चर कमेटी रिपोर्ट का कि अब उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, अब खुदा ना खास्ता अगर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, तो हम तो गफलत में पड़े हुए थे। शादी आ रही है, दावत आ रही है, वलीमा चल रहा है, नान खलिया चल रहा है, बिरयानी चल रही है, हम पंग मजे में है, बाहर क्या चल रहा है हमको खबर नहीं। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ददमन गुजारिश है कि तालीम के मैदान में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, ये उम्मत का बड़ा तबका तालीम से बिछड़ रहा है, ये बिछड़ रहा है। तो इसको दीन के साथ इतनी ताकत भी, तालीम के मैदान ताकत देने का काम कीजिए कि वो दीन सीखने के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक पढ़ा लिखा मजदूर जिसको हम कह सकते हैं, उसको एक शऊर के साथ, एक समझ के साथ अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसी जिंदगी गुजारना है, एक तालीमी मियार के साथ, असली तालीम के साथ वो अपने आप को जिंदगी गुजार सके, अपने नस्लों को तालीम से आरास्ता कर सके। अरे बाप पढ़ा लिखा रहेगा ना तो बच्चे को पढ़ेगा, उसको मालूम है कि मैं 12वीं पास हूं, अखबार में खबरें कैसी आती हैं, कैसा पढ़ा जाता है, तालीम किसे कहते हैं, उसको अगर शऊर रहेगा तो बच्चे को पढ़ेगा। न तो वो खुद रहेगा 8वीं पास, मैट्रिक फेल, तो उसके दिमाग में क्या चलता है, जान दो अपन ने कौन सा तीर मारे, अपन ने क्या उखाड़ लिए, तो बच्चे करेंगे फेंको। और कौन अपने को पूछ रहा, बाज वाला ना लाए जल्दी पानी नहीं देता, ये बुरे हाल है। पहले तो जमाने में था कि सालन पकता था तो 2 घर में 4 घर में बांटते थे, अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया। ये कड़वा सच है साहब, हल्की मिसाल जरूर है लेकिन बड़ी इसके अंदर पोशीदा बात छुपी हुई है। और हम क्या पढ़े, तालीम याफ्ता, हम पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। कौन सी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई जहां इंसानियत दम तोड़ रही, वो पढ़ाई। मेरी आपसे गुजारिश है, आखिरी में देखिए, मैं तबलीग जमात के जिम्मेदारों से कह रहा हूं, एक तालीम के यूनिट के अंदर कायम कीजिए, आप एक तालीम का शोबा बनाइए, उसकी टीम अलग बनाइए, उसके जिम्मेदार भी अलग बनाइए, उसके अमीर अलग बनाइए, उसके सदर अलग बनाइए। आपको क्या बेहतर हो सकता है बनाने की कोशिश कीजिए और पूरे भारत में फैलकर, पूरे हिंदुस्तान में फैलकर एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कीजिए। और खाली मुसलमानों काम मत कीजिए, आप हमारे आदिवासी भाई है, हिंदू भाई है, दलित भाई है, जो भी है, हम सबको लेकर चले, एक इंसानियत का पैगाम दे और ये अज़म चले कि भाई कोई जो है तो वो नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। अगर 12वीं पास ग्रेजुएशन बच्चे रहेंगे, यकीन तो उससे ऊपर वाला है ना, कहते हैं ना अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो सब करने वाला है। हम कम से कम कोशिश तो करें, रास्ते बनेंगे ना, रास्ते बनेंगे और यकीनन बनेंगे, क्योंकि वो 70 माह से बढ़कर प्यार करता है। जब हर दर से ठुकरा जाते हैं ना, वो ठोकर नहीं मारता है, सिर्फ नदामत के, बेबसी के, शर्मिंदगी के 2 आंसू टपकाने पड़ते हैं, वो रब्बुल आलमीन माफ भी कर देता है और जिंदगी सवार भी देता है। ऐसे कई तारीखी वाकयात हमने आंखों से देखा, आज देख रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं मस्जिद की कमेटी वालों की तरफ। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मस्जिद के जिम्मेदारान हैं और तमाम मसले फिक्र कह रहा हूं मैं, खाली तबलीग जमात नहीं, जितने मसला फिक्र 4 बड़े बड़े जो मसला पाए जाते हैं, मैं उनसे जिम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से मुखातिब हूँ कि आप ऐसा वक्त आ गया है कि आप, जैसा ऐलान होता है ना कि भाई मस्जिद की बस्ती में जगह नहीं है, मतलब एक मस्जिद कम पड़ रही है
और बस्ती में मस्जिद नहीं है, तो एक अभियान चलाया जाता है कि भाई अल्लाह घर को तामीर करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश, जैसे मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस का जो रिबन काटा और क्या बोले, नए भारत का निर्माण, आप समझ जाइए, अब नए भारत का निर्माण हो रहा है, तो हमें भी कुछ नए अंदाज से आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छा अंदाज से बढ़ना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। जहां भी अगर मस्जिद की तामीर हो रही, मस्जिद आप बना रहे हैं, मान लीजिए अगर 100 बाय 100 की मस्जिद बना रहे हैं, तो 100 बाय 100 का एक जगह प्लाट ज्यादा लीजिए आप, और ये तस्वुरात के साथ लीजिए कि आने वाले वक्तों में यहाँ एक स्कूल बनेगा, इस इमारत के अंदर एक कॉलेज भी चलेगा, यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज रहेगा, यहाँ लड़कियों का हाई स्कूल रहेगा, जो पर्दे गोशे के साथ तालीम हासिल कर सकेंगी। वो नीयत से खरीदो आप, एजुकेशन के लिए खरीदो आप, एक मस्जिद के लिए छोड़ दो और बाकी के जमीन का हिस्सा जो है तो असली तालीम के लिए खरीदो आप। और पूरे देश में जैसे हमने मदरसों का जाल फैलाया है, चंदे से, खैरात से, अतियात से, मस्जिदों में ऐलान करके दो भाई अल्लाह के नाम पे, दो भाई अल्लाह के राह में, दो भाई अल्लाह के राह में, ऐसी ही मनज़्ज़म तरीके से जहां जहां भी मस्जिदें हम आप बनाने का काम चालू है, तो आप एक प्री प्लान एक ज़हन में बिठा लो कि जहां भी अब मस्जिद बनेगी उसके बाजू में एक कॉलेज भी बनेगा, हाई स्कूल भी बनेगा, प्राइमरी स्कूल भी बनेगा, इंग्लिश मीडियम का बनेगा या मराठी मीडियम का बनेगा, जो आपको बनाना है आपके हालात के हिसाब से, बस्ती के हिसाब से आप कोशिश कीजिए। वहां पर एक ऐसा तल घर में या उसके मतमासिल यानी कि उसके बाजू कोई ऐसा एक हॉल बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं मुसलमानों घर छोटे छोटे होते हैं, तंग होते हैं, तो स्टडी मुतासिर होती हैं, जो बच्चे 12वीं के होते हैं, मैट्रिक के होते हैं। एक ऐसा निज़ाम सिस्टम एक तरतीब दीजिए कि जो घरों से तंगदस्ती के हालात है कि पढ़ने को जगह नहीं है या मसला है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो बच्चे मस्जिद की तल घर में या उसके बाजू का हॉल के अंदर आके एक टेबल कुर्सी लगे हुए है, फैन है, कमरे है, एक डिसिप्लिन के साथ 5 टाइम नमाज के अदायगी के साथ मुताला कर रहे, स्टडी कर रहे, खामोशी के अंदर एक ऐसा निज़ाम को तरतीब कीजिए। आप निज़ाम तस्वर कीजिए, हर मस्जिद के बाहर एक ऐसा एजुकेशन का एक हॉल बना हुआ है, महल्ले ओपन हॉल है कि तमाम जो बच्चे हैं जो स्टडी करने वाले हैं, जिनका घर छोटा है, एक या पढ़ नहीं सक रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, आवाज़ें आती हैं, बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो हॉल के अंदर आ जाए। मस्जिद का एक हॉल बना हुआ बाजू है, वहाँ टेबल कुर्सी फैन एसी उसी सब है, हर चीज़ मैसर है, आपको आके डिसिप्लिन से बैठिए और मुताला कीजिए। 12वीं का हो, एजुकेशन का हो, पॉलिटेक्निक का हो, इंजीनियर का हो, हर मस्जिद के बाजू अगर ऐसा हॉल अगर हम बनाने में कामयाब हो गए, कल्पना कीजिए, तस्वर कीजिए एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और एक नए मुस्लिम समाज का भी निर्माण हो रहा है, जो अपनी योग्यता के अनुसार एक अपने अंदर एक इनकलाब पैदा कर रहा है, जो अपने लिए भी काम आ रहा है, देश के लिए भी काम आ रहा है। हम अपने आप को भी संवारने में कामयाब हो रहे हैं, देश को ताकत देने के भी हम काम कर रहे हैं। ये हम कर सकते हैं, हमारे पास कुर्बानी का निज़ाम है, हमारे पास। मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ तमाम मुसलमानों से, शायद ये सवाल मेरा आपको छुपेगा, लेकिन सवाल कर रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान पर साल में 2 बार अगर हज फर्ज कर देता, 2 बार, एक बार है ना, अगर 2 बार कर देता और अगर 2 उम्रे फर्ज कर देता कि 2 बार हज करो या कम से कम 2 बार उम्रे करो, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या मुसलमान 2 हज कर नहीं करता? नहीं भाई, 1 हज करे, अगले साल और कर लेंगे, कोटा कंप्लीट नहीं करते आप। अब एक घर में 5 लोग हैं, साहिब हैसियत, अब 2 हज है, तो पहले हज को जब 5 लोग गए, कितने गए? 8 लाख 10 लाख खर्चा हुए, महंगे के हिसाब से, बराबर है साहब। अब दूसरा साल आ रहा है और आप 10 लाख खर्चा करेंगे, क्योंकि फर्ज है ना। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, अगर 2 बार अल्लाह ताला हज अगर नाफिज करता, क्या मुसलमानों साल में 2 बार हज कर रखो, जिंदगी में सिर्फ 2 बार हज करो, जो आप पे फर्ज आए ना, 2 बार, एक नहीं 2 बार, तो पूरे दुनिया के मुसलमान यकीनी तौर से 2 बार हज करते। नहीं करते आप, अगर हुक्म रहता तो करते। नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, जहाँ कुरान की बात आती है, जो शरीयत की बात आती है, वहाँ नुक्ता बराबर हम चू चरा नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है। तो भाई, जब आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है, तो गरीब मुसलमानों के इदारे कायम करने में मदद करो ना। मैं कई स्कूलों का दौरा किया हूँ, बोला हूँ साहब क्या बात है, आप फीस क्यों लेते हैं, आप डोनेशन क्यों मांग रहे हैं? मैंने कई स्कूल वालों से बात किया हूँ, उन्होंने कहा अंसारी साहब, एक टीचर रहता है बोले, वो भी परिवार वाला रहता बोले, जिम्मेदार घर का रहता बोले, डीएड बीएड पास रहता बोले, आप बताइए बोले, उसको 7,000 तनख्वाह देना कहाँ तक सही है? 10,000 तनख्वाह देना कहाँ तक सही है? उसके बाद 2 व्हीलर गाड़ी भी रहती बोले, फिर उसका जाहिर से टीचर है तो फिर एक दिन 2 दिन कपड़े बदलना, नहाना धोना, इस्त्री सरफ साबुन, पैसे नहीं लगते। 10,000 कहाँ से पुर रहे? और बोले आप हर कोई आके बोलेंगे डोनेशन मत लो, डोनेशन मत लो, टीचर कहाँ से लेंगे बोले?
इनकी तनख्वाह देंगे कौन? और गवर्नमेंट का क्या हाल है आप देख रहे बोले। ये जिम्मेदारों से बात करके रोशनी कह रहा हूं, दिल से फातिहा नहीं पढ़ रहा हूं साहब। मैं सवाल आपसे भी करता हूं, बोलिए ना, स्कूल वाले कहां से करेंगे और कितना करेंगे? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा मदरसों के लिए हम सरगर्म अमल हैं, वैसा हम मस्जिद की कमेटी के जरिए से या मदरसों की कमेटी के जरिए से एक तालीम है, हर मस्जिद के बाजू हमारा स्कूल कॉलेज होना चाहिए। ये हमारा नज़्मुल आयल बनना चाहिए। 75 सालों में अब जो हो गया वो हो गया, चाहे हमारा नसीब अच्छा था या हमारा नसीब खराब था, वो जो भी था वो आपके सामने है। यहां से कोशिश करो कि हर मस्जिद के बाजू हम इतनी बड़ी जमीन जरूर खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक कमजोरी भी साहब, बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं कहूं ना कि साहब मेरे पड़ोस में एक गरीब बच्चे की शादी है, मगर पूरा मोहल्ला घूमूंगा तो बामुश्किल 10,000 भी जमा नहीं होंगे साहब। ये कड़वा सच है। और वही मैं चंदे की रसीद लेकर अगर मैं पूरे बस्ती में घूमूंगा कि अल्लाह के घर का तामीर हो रहा है, सीमेंट की जरूरत है, सैली की जरूरत है, खसम रब्बुल इज्जत की, उससे 10 गुना पैसे जमा हो जाएंगे। और लोग ये भी कहेंगे आप अगले तारीख 5 तारीख को आ जाओ, 1 तारीख को आ जाओ, तनख्वाह मिलेंगी, तनख्वाह दे देंगे। यहाँ बहुत से लोग कहेंगे इरादों में नाम निकले, इरादों में हम अगले हफ्ते में जमा करा देंगे। ये आपका जज्बा दिखता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बदगुमानी नहीं है। यही जज्बा, यही जुनून हमको आप असली तालीम में मुसलमानों को रोजगार दिलाने में करने की जरूरत है। और बगैर एजुकेशन के हम रोजगार में बढ़ नहीं सकते। बगैर अनपढ़ आदमी क्या करेंगे? उससे वो मौज बेचेगा, टमाटे बेचेगा, पान टपरी डालेंगे, होटल चलेगा, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? लेकिन हमको कंपनी फैक्टर में जाना है, वो अलग टेक्निकल जराये में जाना है, तो लाजिम है फिर हमको 12वीं पास करना जरूरी है, टेक्निकल तालीम हासिल करना जरूरी है, पॉलिटेक्निक पढ़ना जरूरी है। और जिगर जो भी नई नई तालीम नई मैदान में आ रही है, नए वैसा ला रहे हैं, उसको अपनाना जरूरी है। इसके लिए पैसे जरूरी है, इसके लिए एक स्टॉक जरूरी है, इसके लिए वसाइल जरूरी है। इससे तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, और इतनी तबलीग जमात के जिम्मेदारों से मेरी दरबंद हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो मरकज दिल्ली में है वहां तक अगर ये बात पहुंच रही है तो पहुंचा दीजिए बराए करम, कोई जिम्मेदार सुन रहे होंगे तो। एक लाएअमल तैयार कीजिए आप। एजुकेशन में आप पे कोई वो नहीं करने वाला है, सिर्फ एजुकेशन, कोई दूसरी बात नहीं कि भाई हम इस सरजमीन के पास जो भी बंदा है, कोई भी धर्म समाज का है, हम उसे पढ़ाने का काम करेंगे, हम पढ़ाने का काम करेंगे। और चूंकि मुसलमान बिछड़ा हुआ ज्यादा है, इसलिए हम मुसलमानों पर ज्यादा काम करेंगे, जो हक भी है और सच भी है और कमीशन की रिपोर्ट भी है। हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, हमारे पास कुर्बानी का निज़ाम है, हमारे पास अतियात का चंदों का निज़ाम है, खैरात का निज़ाम है। इतना बड़े निज़ाम रखने के बाद अगर हमारी कौम अगर बिछड़ रही है मुसलमानों की, तो क्या इस शर्म की बात नहीं है? कौन है इसका जिम्मेदार? और कोई तो होगा ना। हम कब तक आड़ में छुपते रहे कि वो जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार थे, सरकार जिम्मेदार थी, मुसलमान लीडर जिम्मेदार थे? कब तक? अरे भाई छोड़ दो ना। 75 साल में जो हो गया, लानत करो और नए सिरे से उठो और अपनी कमियों के अंदर अपने गिरेबान में झांक के देखो, हम कहां कम पड़े थे, कहां हमारी गलती हुई थी, कहां हम गफलत में सोए हुए थे। उसको देखना पड़ेगा हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं ये तबलीग जमात के जिम्मेदारान अगर मेरे बोलने में गलती हो गई, मैं माजरा चाहता हूं, लेकिन मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं आप पे किरदार कशी करूं या आप पे उंगली उठाऊं, क्योंकि आप अंबिया के वारिस हैं, आप उलमा इकराम में आते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि खुदारा आप पूरे देश में आपकी यूनिट फैला हुआ है, आपके अमीर कहते हैं, मस्जिद वार कमेटी के जिम्मेदार है, आप गली गली जाते हैं, खटका मारते हैं, तो खुदारा एक यूनिट ऐसा भी साथ में लेके चलिए, 2 रजिस्टर साथ में चल रहा है। जमात की बात होगी, इस्लाम की बात होगी। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? खलील साहब। आपके बच्चे कितने? 3 हैं। स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? फिर अपनी दास्तान बयान करेंगे। साहब क्या करूँ साहब, घर किराए का है, जो रिक्शा किराए का है, नहीं पढ़ा सकता। ये सारी बातें कलेक्ट करो आप, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के साथ चलो, गवर्नमेंट की मदद लो, और तमाम देश में जितने पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, अलग अलग जो है पूरे देश के अंदर, सबके पास जाओ, क्योंकि आप पॉलिटिकल है ही नहीं। पूरी दुनिया को मालूम कि आप राजनीति में है ही नहीं। और ये बताओ क्या ये तालीम के मैदान में काम कर रहे तो खाली मुसलमान वालों से काम नहीं कर रहे, हम दलित बिछड़ा जाति सबके लिए काम कर रहे। तो हमारा हक है, आप हमारे क्षेत्र के खासदार है, आमदार है, जो भी है, हम आपके पास आए हैं। आपके फंड में से क्या हो सकता है, उनको प्रोग्राम में बुलाओ, उनको मालाएं डालो, उनके हाथ से कापी किताब बांटने लगाओ, हिकमत भी इख्तियार करो। ये आप कीजिए। ये नया साल यहां से शुरू हो रहा है ना, इसकी स्थापना कीजिए और दिमाग में उठाइए कि ये काम करना ही है साहब। अगर नहीं करेंगे ना तो इतने बुरे हाल होंगे, इतने बुरे हाल होंगे, मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास, इतने बुरे हाल हो सकते हैं। जब मैं मेरे शहर का जायजा लेता हूं, मैं सर्वे करता हूं, तो मैं ये पाता हूं तो बाहर क्या चल रहा होगा, तो अल्लाह हाफिज है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग और मस्जिद के जितने भी जिम्मेदार हैं,
जहाँ पर जहाँ मस्जिद तामीर का काम चल रहा है, मस्जिद तामीर हो रही है, ज़मीन खरीद जा रही है, उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के एक तस्वुर, एक ऐसा एक लाहेमल बना लीजिए कि मस्जिद के बाजू हम इतनी बड़ी ज़मीन और खरीदेंगे। अगर आप 100 बाय की खरीद रहे ना, एक 100 बाय का प्लाट और खरीदिए और ये तस्वुर खरीदिए कि यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तरक्की की तरफ गामजन होंगे। ये आप कीजिए, यकीनी तौर से बहुत इसके गहरे असरात जो तो मुरतब होंगे। और ये भी निज़ाम तरतीब को दीजिए कि 4 जुमे होते हैं, 4 जुमे एक महीने में, एक जुमा ऐसा बनाइए कि वो चंदा जो पैसे आए तो तमाम वो पैसा स्कूलों के अंदर हम मदद करने वाले बने। इसको यूनिफॉर्म नहीं है, कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, ये क्या डोनेशन के मसले हैं या फीस के मसले हैं, क्या मसले हैं, उसके अंदर आप जाइए। खाली मुट्ठी भर लोगों को इमदाद पहुंचा के हम बड़ी जो मेजॉरिटी हमारी जो बेयार मददगार है, पड़ी भी है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आपको करना पड़ेगा साहब। अगर आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे, तमाम लोग आपसे जुड़ेंगे और यकीनी तौर से अल्लाह की मदद आएंगी। इसी बातों के साथ, इसी दर्द के साथ आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस मेरी बात को इस दीवानगी ना समझे, कोई दीवाना कह रहा है, क्या उसे क्या समझता है? नहीं है साहब, अखबारात पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब बात ओपन है। उम्मीद करते हैं इस दर्द को आप महसूस करेंगे और क्या हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।